हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अमित सर और आज का मुद्दा क्या है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि इंजीनियरिंग नोट्स बेसिकली ये बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो एग्जैक्टली क्या पॉइंट है, बराबर। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो होप सो आपके सबके कॉलेज स्टार्ट हो गए रहेंगे। ओके, आपने पढ़ाई चालू कर दी होगी, नहीं की है तो जरूर कर दे, बिकॉज आपको पता ही है कि भाई दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एग्जाम होगा। मोटा मोटी दिसंबर के एंड से लेकर जनवरी के सेकंड वीक के कहीं ना कहीं सारे यूनिवर्सिटी का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास मुश्किल से 4 महीने मिलते हैं। ओके, और इसमें ही आपको 6 सब्जेक्ट पूरा प्रिपरेशन करना है अच्छे तरीके से, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर ला पाओ, अच्छा सीजीपीए ले पाओ, ताकि प्लेसमेंट आपको बेस्ट मिले। बिकॉज प्लेसमेंट में सीजीपीए सब चीजें, नॉलेज ये सब मैटर करता है, करेक्ट। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नोट्स बनाना क्यों है, क्यों क्या जरूरत है इतना मेहनत करने का। हाँ, इंजीनियरिंग में आ गए, डिग्री कॉलेज में आ गए तो एंजॉय करने का है। हाँ, नोट्स बनाओ, क्या क्या बोल रहे हैं सर, ये करो वो करो, कितना कुछ करवाओगे। तो सबसे पहले नोट्स नहीं बनाने का रीजन कुछ नहीं है, नोट्स बनाने के लिए 100 रीजन है। पहला, आपको यहाँ पर कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। आप 10th में थे, 12th में थे, एक टेक्स्ट बुक था जिसको आप फॉलो करते थे, वो सिलेबस को फॉलो करते थे। यहाँ पर हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग रेफरेंस बुक लगता है। फॉर एग्जांपल आप BEEE पढ़ रहे हो तो कुछ टॉपिक आप रवि सिंह के रेफरेंस बुक से पढ़ोगे, कुछ टॉपिक आप BR पाटिल के रेफरेंस बुक से पढ़ोगे, या कॉलेज वाले आपको, जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, अलग अलग रेफरेंस बुक से रेफर करके वो आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं, बराबर। वो आपको पढ़ाते, आपको लग रहा है कि अरे सब तो स्मूथली जा रहा है, बट जो रेफरेंस बुक यूज करके प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो अलग अलग 4 रेफरेंस बुक यूज करते हैं, तब जाके आपका पूरा 6 मॉड्यूल कंप्लीट होता है। अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग रेफरेंस बुक रेफर करना पड़ता है। मैथ्स में भी ऐसा ही, कुंभोजकर है, ग्रीवाल है। ओके, फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री के लिए चांद पब्लिकेशन आता है। ओके, अलग अलग इस चीज के लिए अलग अलग पब्लिकेशंस है। जैसे मैकेनिक्स के लिए MD दयाल होता है। ओके, MD दयाल के अलावा भी दूसरे ऑथर हैं, ठीक है। तो सब वो लोग चेक करते भाई, प्रोफेसर ये पढ़ाने वाले आपको, और फिर जाके आपको पढ़ाते हैं। वैसे ही अगर आप कॉलेज की स्टडी से पढ़ रहे हो या कहीं और सब पढ़ रहे हो, सब प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक मैनर में, तो अच्छी बात है। बट अगर नहीं है तो आपको भी सेल्फ स्टडी वगैरह करना है, तो आपको कॉलेज के लाइब्रेरी से अलग अलग रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंस बुक पता है तो ठीक है, अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट में डाल देना। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, टेक्स्ट बुक नहीं है, हमने डिस्कस कर लिया, कोई गाइड नहीं होता है, कोई डाइजेस्ट नहीं होता है, बराबर। तो हमें एक नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जाम तो सबको देना है, पास सबको होना है, सीजीपीए अच्छा सबको लाना है। तो आपको कुछ तो होना चाहिए ना, कि भाई क्लासरूम में पढ़ा दिए तो ठीक है, बट जब एग्जाम के टाइम के लिए आप पढ़ोगे या सेल्फ स्टडी करोगे तो किस चीज से पढ़ोगे? देन वी रिक्वायर नोट्स, बिकॉज आप एग्जाम स्टडी के लिए या सेल्फ स्टडी करने के लिए 4 रेफरेंस बुक लेके नहीं बैठ सकते। एक एक रेफरेंस बुक 700 800 900 पेजेस का होता है, या कभी कभी 1200 पेजेस का भी होता है। तो 4 बुक लेके बैठोगे कि हाँ ये टॉपिक इसमें से पढ़ लिया, फिर ये इसमें से नहीं, आपके पास एक पर्टिकुलर नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस इज वास्ट, समंदर सा सिलेबस है। ओके, सो क्विक रिवीजन इज मस्ट नीडेड। एग्जाम के टाइम पे आपको क्विक रिवीजन लगता है। ओके, उसके अलावा आपको प्लेसमेंट के टाइम पे, तो प्लेसमेंट के टाइम पे क्या सर, हमको तो इंटरव्यू देना। अरे इंटरव्यू में टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है आपका, जो भी टेक ब्रांच में जा रहे हैं, जो नॉन टेक ब्रांच में जा रहे हैं, उनके कोर सब्जेक्ट का टेक्निकल इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर आप सब्जेक्ट पढ़ोगे या सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, तो सी प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, लिंक ट्री उसमें होता है कि नहीं होता है, फ्लो चार्ट के क्या रूल्स है, एल्गोरिदम्स कैसे हम लोग बनाते हैं किसी भी चीज का, करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन टेक्निकल इंटरव्यू में जब आएंगे, तो आपके पास जब नोट्स नहीं रहेगा तो इंटरव्यू के पहले आप रिवीजन क्या करके जाओगे? ऐसा तो नहीं है कि भाई हाँ मेरा सबको आता है, गूगल कर लूंगा, हाँ माइंड को बोलूंगा गूगल कर, गूगल कर फटाफट, हाँ फटाफट चैट जीपीटी निकाल। इंटरव्यू में ऐसा तो नहीं कर पाओगे ना कि भाई दिमाग को फटाफट बोले भाई चैट जीपीटी फटाफट आंसर लिख, नहीं। आपको वो टाइम पे आप सेल्फ डिपेंडेंट खुद आंसर देते हो, उसके लिए पहले आपको स्टडी वगैरह सब प्रॉपर्ली करना रहेगा। ओके, तो स्टडी करने के लिए आपका एक पर्सनल नोट्स होना जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया, इस चीज पे हम लोग आएंगे, उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं भाई, समंदर सा सिलेबस है, अलग अलग रेफरेंस बुक लेने पड़ते हैं। तो आपके पास एक नोट्स होना चाहिए जिसमें सारे 6 मॉड्यूल होते हैं एक सब्जेक्ट में, या 5 मॉड्यूल होते हैं, उसका पूरा एक नोट्स हो कि भाई मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना पढ़ना है। बिकॉज आप सारे रेफरेंस बुक कंप्लीट नहीं कर सकते 4 महीने में, हर एक सब्जेक्ट के, एक एक सब्जेक्ट के 2 2 3 3 रेफरेंस बुक होते हैं, बराबर, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए नोट्स होना जरूरी है। ड्यूरिंग एग्जाम यू कांट यूज मल्टीपल रेफरेंस बुक, जैसे मैंने बताया यूटी एग्जाम के लिए भी, बाद सेमेस्टर एग्जाम के 2 बार यूटी एग्जाम होगा, एक सेमेस्टर एग्जाम होगा, उसके बाद वाइवाज होते हैं। आप प्लेसमेंट वगैरह के लिए टाइम पे जाओगे 3 से 4 साल के बाद, इंटर्नशिप के प्लेसमेंट के लिए, नॉर्मल प्लेसमेंट के लिए, वो टाइम पे भी आपको जो टेक्निकल सब्जेक्ट, मैं सारे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई नहीं पूछेगा, आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, टेक्निकल सब्जेक्ट है,
डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, टेक्निकल सब्जेक्ट है, पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके। आप सेकंड ईयर में जाओगे, आप वेब डिजाइनिंग का पढ़ोगे, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ोगे, क्लाउड नेटवर्किंग पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में आता है। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस, ओके, ऑटोमेटा थियरी, ऑटोमेशन थियरी, ऑटोमेटा थियरी होता है। ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कहीं ना कहीं, ओके। जो मैकेनिकल वाले हैं उनको भी थर्मोडायनेमिक्स आएगा, सॉम आएगा, टॉम आएगा, ये सब्जेक्ट्स के नाम है, ठीक है। फिर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं सॉम को। फिर ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स आएंगे, अभी मैकेनिक्स हो गया, ओके, इलेक्ट्रिकल वाले BEEE, ओके, उसके बाद भी सेमीकंडक्टर और अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको आने वाले हैं। तो वो आपके आपके डोमेन से रिलेटेड जो भी कोर सब्जेक्ट है या जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है, उसका आपको बाद में कभी ना कभी प्लेसमेंट के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे या जॉब पे किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उस टाइम पे भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इन मेन सब्जेक्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस इसलिए मैं बोला हूं, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे आप इंजीनियरिंग कर रहे नहीं है ऐसा, एग्जाम तो देंगे उसके बाद भी उस नोट्स का यूज होता है, बराबर। तो टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, जॉब के लिए आप मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें भी आपको नॉलेज लगेगा, उसमें भी आपके पास जो है एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, एक नोट्स होना चाहिए, भाई रेफर करोगे आप प्रोजेक्ट में यूज करोगे तो क्या क्या स्ट्रेटेजी है, क्या क्या चीजें हैं। तो प्रोजेक्ट के टाइम पे भी आपको प्रोजेक्ट का भी वाइवा होता है, मिनी प्रोजेक्ट्स का वाइवा होता है। आप फाइनल ईयर में मेन प्रोजेक्ट बनाओगे, उसके वाइवाज होंगे, उसके इंटरव्यूज होंगे, जिससे आप पर जज करके पूरा मार्क्स दिया जाएगा। तो वो टाइम पे भी आपको हर एक सब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट एक लगता है, मेन सब्जेक्ट का, टेक्निकल सब्जेक्ट का, जैसे मैंने आपको बताया। तो जैसे मेरे कॉलेज के टाइम में, इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे, ओके, जब हम ग्रुप स्टडी करते थे तो हम सारे फ्रेंड्स का अपना एक एक नोट्स था। जैसे कि फॉर एग्जांपल BCCC से रिलेटेड फॉर एग्जांपल कोई नोट्स मैंने बनाया, बराबर, अच्छे तरीके से एकदम प्रॉपर, एकदम चैप्टर वाइज एक चीज है, बिकॉज वो सब्जेक्ट में मैं फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट हूँ, कोई और है किसी और सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, मैकेनिक्स वगैरह में, ओके, कोई और किसी और सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तो सब अपना एक नोट्स एक सब्जेक्ट का एकदम प्रॉपर मेंटेन करते थे। फिर जेरोक्स के द्वारा या उससे कॉपी कर लेना, नोट कर लेना, ऐसे हम लोग आपस के नोट्स शेयर करते थे ग्रुप्स में। जैसे मैंने बताया कॉलेज में आओगे ग्रुप बनेगा 5-6 जन का, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होगी और ग्रुप स्टडी बेस्ट स्टडी होता है, करेक्ट। तो उसके लिए भी एक नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है कि आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो नोट्स तो होने चाहिए। तो फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि आप उससे नोट्स लोगे तो आप भी कोई नोट्स दोगे ना, तो आपका भी एक नोट्स अच्छे से बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ग्रुप स्टडी, प्लेसमेंट, जॉब इंटरव्यू, सब चीज के लिए नोट्स होना जरूरी है। एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करने के लिए नोट्स होना जरूरी है। तो नोट्स क्यों जरूरी है मैंने बताया अभी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में MBA के टाइम में मेरे एक फ्रेंड थी, ओके, उसको मालूम था, जैसे हमारा जो भी डोमेन था मार्केटिंग ऑपरेशंस का, ठीक है, उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के टाइम में पूछते ही पूछते, बराबर। तो वो सब्जेक्ट का वो नोट्स मेंटेन करती थी, हम लोग उसका जेरोक्स लेते थे और उसको एकदम अच्छे स्टडी करते थे, ताकि भाई इंटरव्यू प्लेसमेंट वगैरह के टाइम में वो काम आए। इंजीनियरिंग में भी मेरे फ्रेंड्स थे, ओके, वो लोग भी जो है, हम लोग खुद भी जो जो सब्जेक्ट टेक्निकल से रिलेटेड है, डेटा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, ओके, सी प्रोग्रामिंग वगैरह तो हो ही गया, उसके अलावा फ्यूचर में आप जाओगे ऑटोमेटा थियरी या डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS होता है, बराबर, जिसमें SQL पूरा परफॉर्म होता है। तो उसका हम लोग खास करके नोट्स बनाते थे, तो बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे, बहुत सारे ऐसे सिंटैक्स होते हैं, या बहुत सारे ऐसा रूल रेगुलेशन होता है कि भाई आपको प्राइमरी कौन से डेटा को आप प्राइमरी डेटा डिक्लेयर कर सकते हो, किसको आपको सेकेंडरी डेटा डिक्लेयर करना होता है, टपल्स कैसे यूज किया जाएंगे, स्ट्रिंग कैसे लगेगा, ट्रीज आप कैसे फॉर्म कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप सब चीज रट्टा मार के याद नहीं रख सकते, आपको फ्रीक्वेंट टाइम में रिवाइज करना पड़ता है। तो ये सब मेन सब्जेक्ट का हम लोग पर्सनल अपना एक नोट्स बना के रखते थे शॉर्ट में, क्योंकि एक चैप्टर आप देखने जाओगे तो भाई रेफरेंस बुक में उसके 40-50 पेजेस होते, आप सब इंपॉर्टेंट नहीं है पहली बात, बराबर, ये सब आप पढ़ के नहीं रख सकते, बराबर। तो अपना एक पर्सनल नोट्स बनाते थे हम लोग, 6 मॉड्यूल का, एक मॉड्यूल का 8-8 पेजेस का या 5 पेजेस का, ताकि आप पूरे सब्जेक्ट जो है 20 से 30 पेज में पूरा एकदम पर्सनल नोट्स बना दो, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिवाइज कर पाओ और फ्यूचर में भी उसको यूज कर पाओ। ऐसा हम करते थे। ये मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मैंने इंजीनियरिंग की है, MBA किया है, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे भी कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं होती थी, ऐसा ही होता था, ये टॉपिक के लिए ये रेफरेंस बुक, ये टॉपिक के लिए ये रेफरेंस बुक। तो अब यहाँ पर आप उस चीज को कैसे बना सकते हो, क्या नोट्स क्यों जरूरी है, हमने डिस्कस कर लिया। अब नोट्स बनाना कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो नोट्स कैसे बनाते हो, सबसे पहले ड्यूरिंग लेक्चर्स। क्या सर लेक्चर के टाइम पे बोर होता है, नोट्स कैसे बनाएंगे। देखो मैं को बता दूं, आप बोर हो रहे हो या आपको नहीं समझ रहा है, ये अलग एक पॉइंट भी हो, बट जब आपको पढ़ा रहा है, चाहे वो आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा है कॉलेज में, चाहे वो आप किसी यूट्यूब पे देख रहे हो या किसी कोर्स वगैरह में देख रहे हो, वो जो बंदा है, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो सर हम लोग बोलते, टीचर हम लोग बोलते, वो उस सब्जेक्ट को 10 बार पढ़ा चुका है, 8-10 साल का उसका एक्सपीरियंस है,
तो उसको वो मालूम है कि भाई समंदर के सिलेबस में कौन सा बाल्टी का पानी निकालना है। मतलब बेसिकली समंदर वाले सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, टेक्निकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको वो बाल्टी वाला पानी निकाल के ही लेक्चर में देगा, पूरा समंदर नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो उसके एक्सपीरियंस को, उसके नॉलेज को आप यूज करो, आप यूटिलाइज करो। लेक्चर बैठो, समझ में आ रहा है तो भी बैठो, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बैठो, क्योंकि वो जो आपको बोर्ड पे करा रहे हैं, बराबर, इनके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। उनका भले एक्सप्लेनेशन और टीचिंग आपको समझ में नहीं आए, बट वो जो टॉपिक ले रहे, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वही टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में भी दिखेगा, वही टॉपिक्स टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे, और वही टॉपिक कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी आप यूटिलाइज कर पाओगे, बराबर। तो इसीलिए वो नोट्स, कॉलेज वाले प्रोफेसर के नोट्स मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप क्लास में जो चल रहा है उसका एक हर एक सब्जेक्ट का नोटबुक बना के वो जो चल रहा है एटलीस्ट वो लिख लो। उस पॉइंट पे आपको समझा तो ठीक है, नहीं समझा डाउट पूछ रहे हो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट जो लिखा रहे वो नोट करके आप लिख लो, ताकि अगर बाद में किसी फ्रेंड से आप सीख रहे हो, किसी और टीचर से आप सीख रहे हो, तो आप बता पाओगे हाँ ये टॉपिक सर ने डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक के बारे में मुझे बताओ। या वो टॉपिक आप सेल्फ स्टडी बाद में कर रहे हो तो आप देख पाओगे हाँ क्लासरूम में ये डिस्कस हुआ है, मतलब पूरे रेफरेंस बुक में ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पॉइंट वाला पार्ट आएगा। समझ रहा है? मेरे कहने का मतलब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? तो दैट इज वाई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कि भाई आपका जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आपका जो बेसिकली आप बना रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास का लेक्चर, सॉरी ये वाला क्लास का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका मेन पॉइंट्स निकलेगा भाई सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमें करनी है। उसके बाद जब आप स्टडी करते हो, आप किसी रेफरेंस बुक का यूज करोगे स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए कुंभोजकर यूज कर रहे हो, मतलब कहीं से सीखा आपने, ठीक है, बट मोर क्वेश्चन एग्जांपल आप करने के लिए कोई रेफरेंस बुक यूज करोगे ना, तो वो टाइम पे आप जो प्रैक्टिस करते हो वो आप किसी भी रफ बुक में प्रैक्टिस मत करो, एक बुक जो आपने बनाया है उसी में प्रैक्टिस करो, ताकि क्या वो सम का प्रैक्टिस भी हो गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपने प्रैक्टिस किया है वो आपके नोट्स में भी रिकॉर्ड हो गया है, ताकि एग्जाम पॉइंट में बाद में आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। अच्छा ये वाला सम, हाँ ये मैं सबने मैंने रिटर्न प्रैक्टिस किया था, इसमें ऐसा ऐसा किया गया था, इसमें ये फर्स्ट आइटरेशन में ये हुआ था, सेकंड आइटरेशन में ये हुआ था, थर्ड आइटरेशन में ये आया था, यहां पर मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया था। आपको रिकॉल होगा क्योंकि वो आपने अपने हाथ से लिखा है आपके नोट्स में। तो ये आप जब स्टडी करने बैठते हो तो भी उसी बुक में आप रिटर्न प्रैक्टिस किया करो। फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस लाइक यूट्यूब, आप किसी यूट्यूब से पढ़ भी रहे हो तो हाँ भाई वीडियो लेक्चर देख लिया मेरे को आ गया, ऐसा नहीं होता है। जब आप यूट्यूब लेक्चर्स देखते हो या कोई लेक्चर्स देख के पढ़ते हो तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती है, जो जो मेन चीजें लगती है, वो आपको लिखनी चाहिए, वो आपको नोट करनी चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, जब आप लिखते हो तो विजुअलाइजिंग के बाद जब लिखोगे तो माइंड में वो रिकॉल करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा, तो बाद में आपको याद आएगा कि हाँ मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, उसमें मैंने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, मैंने नोट भी किया था, याद आया आपको, और वो आप रिवीजन भी कर पाओगे। रिवीजन करने के लिए भी वो जो शॉर्ट नोट्स आपने लिखा है, शॉर्ट पॉइंट, कीवर्ड्स, हर एक पॉइंट का कीवर्ड लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखने का है भाई सी प्रोग्रामिंग में दिस इज हैपन, दिस इज हैपन, दिस इज आर देयर, नहीं, कीवर्ड्स में आपने लिखा ना मेन पॉइंट्स, तो भी चलेगा। ओके, आपके पर्सनल नोट्स में या आप जब स्टडी करें वो टाइम में नोट करने के लिए। फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स लाइक यूट्यूब एंड ऑल, जैसा मैंने डिस्कस किया ये वाला, ओके, और फ्रॉम ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी में भी जब आप ग्रुप स्टडी करते हो, बराबर, आपने खुद का तो नोट्स बनाया, आप जब सिखा रहे हो सामने वाले को तो आप ग्रुप, आपका खुद का नोट्स आप यूज करके सिखा सकते हो, बट जब सामने वाला कोई आपको सिखा रहा है, कोई नोट्स बता रहा है, तो आपका भी बुक रखना और उसको नोट करना बनता है, या उस एग्जाम्पल को नोट करना बनता है कि भाई उस बंदे का ग्रुप स्टडी तो मैंने सब सीखा, सब समझा, पर बाद में जब मुझे रिकॉल कराना होगा, बाद में जब मुझे सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी, दोस्त बता के निकल लिया, पर बाद में जब मुझे सेल्फ प्रैक्टिस करना है तो मेरे पास तो कुछ रिटन प्रूफ होना चाहिए ना, जिसको मैं देख के रिकॉल करूंगा, बराबर। हाँ मैंने ये प्रैक्टिस किया था ग्रुप स्टडी में, लोगों ने ये डिस्कस किया था तो उसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ऐसा। तो जब ग्रुप स्टडी आप कर रहे हो वो टाइम पे भी कुछ तो पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट वाले नोट करो। पर्सनल प्रैक्टिस ये मैंने यहीं पर डिस्कस कर लिया कि जब हम लोग कोई भी चीज पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई रफ बुक ले लेते हैं, रफ पेपर ले लेते हैं और उसमें करते हैं, और फिर वो कौन से डस्टबिन में जाते हैं हमें भी नहीं मालूम पड़ता है। नहीं, वो आप उसी एक बुक मेंटेन करो सब जगह, उसी में आपको चाहिए तो 2 पार्ट करो। पहले पार्ट में जो आप
लेक्चर में सीख रहे हो, यूट्यूब पे सीख रहे हो, क्लास में सीख रहे हो, वो आप नोट कर रहे हो, और दूसरे पार्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो चैप्टर वाइज, तो क्या होगा, प्रैक्टिस वाला लाइन से रहेगा, तो बाद में आप वो एग्जांपल्स या जो भी सम्स आपने प्रैक्टिस किए, जो भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए, वो उसमें रिकॉर्ड में रहेगा, वो आप बाद में रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एग्जाम पॉइंट में, एग्जाम के टाइम पे रेफरेंस बुक लेके नहीं बैठना पड़ेगा, बस अदरवाइज मैंने बहुत देखा है कि भाई मोर देन 50% स्टूडेंट क्लास के नोट्स नहीं बनाते हैं, सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाते हैं, और एग्जाम के पॉइंट पे भाई भीख मांगते रहते हैं। ये वर्ड यूज करने के लिए मुझे क्षमा है, मैं सॉरी बोलता हूं, बट एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। भाई प्लीज नोट्स दे देना, भाई सर आपके पास कोई नोट्स है क्या, प्लीज सर दो ना सर, ये रेफरेंस बुक नहीं होता सर, 1200 पेज का बुक है सर, मैं कैसे करूंगा सर ये नोट्स मैं कैसे करूं, ये कैसे करूं, तो वो टाइम पे नोट्स नहीं होता है, फिर आप चार्ज का ढूंढते हो, फिर ये चीज के लिए ये पढ़ते हो, ये चीज के लिए ये पढ़ते हो, फिर किसी और का नोट्स यूज करते हो, फिर एग्जाम में कुछ और ही लिख के आते हो। बट अगर आपने एक नोट्स बनाया और उसको आप रिपीटेडली देख रहे हो, यूटी के टाइम पे वही नोट्स देखा, सेकंड यूटी के टाइम पे भी वही नोट्स देखा, सेमेस्टर के एग्जाम के टाइम पे भी वही नोट्स देखा, जब एक चीज को आप बार बार देखोगे, वो आपके जहन में बैठ जाएगी, वो आपके जहन में बैठ जाएगी, और आप भूलने से भी नहीं भूलोगे, और एग्जाम में अच्छे से लिख के आओगे, और 4 साल बाद भी कोई वो टॉपिक पूछेगा ना कि भाई ये रो ट्रांसफॉर्मेशन, कोलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है मैट्रिक्स में, 4x4 के मैट्रिक्स में पीएक्यू फॉर्म कैसे निकालते हैं, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, आपने नोट्स बनाया था, उसको 4 बार देखा, आपको आ चुका है, याद है। वो टाइम पे भी कोई पूछा आपका जूनियर, आप बताओगे अरे आना तेरे को मैं बताता हूँ, देख ऐसे ऐसे करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करना है, इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ रिकॉलिंग पावर। आप किसी भी चीज को अगर बार बार देखोगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए आपको एक नोट्स खुद का बनाना है और बार बार वही यूज करना है। आप 4 बार 4 नोट्स यूज करोगे, आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, वो इमेज सेव नहीं होगा, रिकॉल नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो आप? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मुझे बताना तो बता रहा हूं। मैंने खुद भी इंजीनियरिंग किया है, मैंने खुद भी एमबीए किया है, मैंने क्या क्या फेस किया है, मेरे फ्रेंड्स ने क्या क्या फेस किया है, मेरी पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बराबर, एज अ टीचर मैं नहीं गाइड कर रहा हूँ, मैं एज अ सीनियर आपको गाइड कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट में आपको मैं जो बोला वो बहुत मुद्दे वाली बात है। ठीक है, आप खुद भी ये चीज देखो, आप कहीं भी जगह पहली बार जाओगे, आप 4 जन से पूछ के जाओगे, गूगल करोगे, गूगल मैप देखोगे, वाला फलाना ठिकाना करोगे, पान वाले से पूछ लिया, इससे पूछ लिया, बस स्टॉप पे कोई कंडक्टर है उससे पूछ लिया, बट एक बार वो रास्ते आप चले गए और बार बार अगर सेम रास्ते जा रहे हो ना, फिर आप मोबाइल यूज करते करते भी वो रास्ते पे पहुंच जाओगे, आपके पैर को मालूम है कहां पर जाना है, कैसे जाना है। बट उस जगह पे आप 4 डायरेक्शन से जा रहे हो, पहले डायरेक्शन में आपने यहां से गए, दूसरे डायरेक्शन में ऐसा ऐसा घूम के गए, तीसरे डायरेक्शन में ऐसा ऐसा घूम के गए, चौथे डायरेक्शन में और ऐसा ऐसा घूम के गए। भाई मैं तो एक्सप्लोर कर रहा हूं अलग अलग रास्ता। हर बार आपको गूगल मैप देखना पड़ेगा, हर बार आपको किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा, हर बार बोलना पड़ेगा भाई लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, क्योंकि आप हर बार नया रास्ता ट्राई कर रहे हो। बट अगर एक ही रास्ते पे 4 बार चलोगे, आपको याद हो जाएगा। पॉइंट को आप जरा ऑब्जर्व करो, लागू करके देखो रियल लाइफ में। ठीक है, फिर ये सब चीजें तो मैंने बता ली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक और पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं रखना चाहता हूं। यू कैन ऑल्सो मेक क्विक नोट्स। अब ये क्विक नोट्स क्या होता है सर, ये क्विक नोट्स क्या होता है? ओके, रोड मैप ये क्या होता है सर? फ्लो चार्ट, समरी, क्लासिफिकेशन चार्ट्स, टाइप चार्ट्स, ये क्या होता है सर? देखो, आपने एक चैप्टर पढ़ना है, बराबर, वो चैप्टर में बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे, बराबर, बट उसका एक क्विक नोट बनाना जरूरी है, लास्ट मोमेंट के लिए, लास्ट मिनट के लिए। एक चैप्टर का समरी, दैट इज कॉल्ड एज अ क्विक नोट, जो आप भाई एक बार झांकी मारे, एक ही पेज में वो पूरा नोट्स है, एक ही पेज में पूरी चैप्टर का नोट सिर्फ एक ही पेज में, झांकी मारे, अच्छा ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ वाइवा देने के लिए, अब मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो ये क्या होता है सर, ये कैसे बनता है? आपने एग्जांपल मैं बेस्ट देना चाहूंगा, क्लासिफिकेशन के लिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री सबने पढ़ा है, अभी मैं इंजीनियरिंग एग्जांपल क्यों नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज आप सब अभी 12th से निकले हो, आप रिलेट नहीं कर पाओगे, बहुत लोग को पता ही है कि भाई टपल्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स क्या होता है, बराबर। इसलिए मैं 12th का एग्जांपल ले रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपने कार्बन कंपाउंड तो सबने पढ़ा होगा, एल्कोन, एल्कीन वगैरह एंड ऑल, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई एक तो होता है कार्बन कंपाउंड, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, बराबर, एक होता है असाइक्लिक, फिर होता है साइक्लिक। साइक्लिक मतलब सर्कल जैसा कुछ तो रहेगा, उसमें साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन वगैरह आता है। फिर ये साइड की हम लोग ने देखा असाइक्लिक, असाइक्लिक के अंदर हमने 3 देख रहा भाई, 3 के पहले भी 2 था, बराबर, हेट्रो वगैरह कुछ तो था, उसके बाद उसके नीचे था अल्केन, अल्किन, अल्काइन, फिर अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ऐसा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन चार्ट। तो अगर कोई चैप्टर आपका ऐसा है जिसमें मल्टीपल टाइप्स है, पहले ये था, उसके अंदर 2 टाइप निकला, इस टाइप में ये है, इस टाइप में ये है, इस टाइप में ये है, इसके अंदर ये है, ये है, ये है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ, वी कैन से,
फ्लो चार्ट और वी कैन से क्लासिफिकेशन चार्ट। तो आप कोई भी चैप्टर खत्म होता है, खत्म होने के बाद वैसे चैप्टर में आप वो ऐसा डायग्राम बना के रख दो ताकि आप लास्ट मोमेंट में देखो, अच्छा इसका टाइप ये होता है, इसका टाइप ये होता है, इसका ऐसा होता है, इसका ये होता है। और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, क्लासिफिकेशन करने के बाद हर एक पॉइंट का कुछ एक स्पेशल चीज होता है। जैसे कि अल्केन तो भाई सिंगल बॉन्ड होगा तो ब्रैकेट में लिखने का सिंगल बॉन्ड, अल्किन भाई एक जगह पे कहीं ना डबल बॉन्ड होगा तो ब्रैकेट में लग लिया डबल बॉन्ड। मतलब उस टाइप की स्पेशलिटी क्या है कि भाई उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, तो वो उसके नीचे लिख लेना है। तो ये सबसे बेस्ट क्विक नोट होता है, क्विक नोट। क्विक नोट इसको हम लोग बोलते हैं, जो आपको इंजीनियरिंग में रखना पड़ता है वाइवास के टाइम के लिए, यूटी के 1 मिनट पहले देखने के लिए एंड ऑल। तो हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद दिमाग में रिकॉल करने का, भाई क्या इसका क्लासिफिकेशन बन सकता है या क्या इसका रोड मैप बन सकता है। कुछ चैप्टर ऐसे होता है, पहले ये टॉपिक होता है, फिर ये टॉपिक में ये आया, ये टॉपिक में ये आया, ये इसके 2 एग्जांपल, फिर ये टॉपिक में ये आया, ये टॉपिक में ये आया। तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लो जा रहा है, कहीं ना कहीं फ्लो तो जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रोड मैप। तो चैप्टर का आप क्लासिफिकेशन बना सकते हो या तो रोड मैप बना सकते हो, ओके। और अगर कुछ नहीं बन रहा है टाइप चार्ट्स बना सकते हो, कुछ नहीं बन रहा है तो समरी बना सकते हो। अगर कुछ भी नहीं बन पा रहा है सर इसमें क्या करूं मैं, तो समरी कर दो। समरी का मतलब क्या, समरी का मतलब भाई 10-12 पेज का आप एक पेज में कंप्लीट कर रहे हो, तो मतलब 10-12 पेज में भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट लिखने का। भाई ये वाला टॉपिक है, फ्यूल है, फ्यूल के अंदर भाई कोल है, कोल के अंदर कोल का क्लासिफिकेशन है, उसमें ये वाला बैरोमीटर यूज होता है वगैरह वगैरह यूज होता है। तो हर एक का सिर्फ वर्ड्स लिखने का, सिर्फ वर्ड्स, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, उसका सेंटेंस नहीं, सिर्फ वर्ड्स लिखने का। भाई ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये है, बस कीवर्ड्स। तो आप उसको देखोगे, रिकॉल कर लोगे, हाँ भाई ये चैप्टर में इतने सारे पॉइंट्स है, इतने सारे टॉपिक्स है। होप सो मैं जो भी बोल रहा हूँ फास्ट बोल रहा हूँ, बट आप रिलेट कर पा रहे होगे, जो नहीं कर पा रहे एक बार वापस वीडियो देखना, ठीक है। तो ये मैंने बताया एक और चीज, ये बहुत काम का होता है गाइस, बहुत काम का होता है, ओके। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो मेक, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये किस चीज के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ मैं, ये चीज बता रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, प्लेसमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए। आप किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, आपने फॉर एग्जांपल कभी कभी कैसा होता है, हम लोग ने फुल स्टैक डेवलपमेंट में एज अ प्लेसमेंट हुआ, हम काम किए 5-10 साल, बट 5 साल काम किए फॉर एग्जांपल, बट फ्यूचर में हमको ऐसा डेटा से रिलेटेड कोई जॉब मिल गया, डेटा साइंटिस्ट का या डेटा एनालिटिक्स का, फिर उसमें हम लोग चले गए। तो हम तो 4-5 साल फुल स्टैक पे काम कर रहे थे, अभी हम लोग डेटा पे चले गए, तो डेटा के नोट्स तो होने चाहिए, बेसिक नोट्स, ताकि हमको हम रिकॉल कर पाए। तो वो सब टाइम के लिए क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका एक आदत था कि वो पर्सनल डायरी रखी थी और उसमें जो भी उसको लगता था इंपॉर्टेंट वो नोट कर लेती थी। ऐसा जैसे हमारे एमबीए में भी क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट होता है, ओके, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मार्केट्स में ज़्यादा यूज होते हैं, कॉर्पोरेट्स में ज़्यादा यूज होते हैं। इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही होता है कि भाई जैसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, देखिए फ्लो चार्ट का एक रूल होता है, ओके, सिंटेक्स का भी एक रूल होता है, ओके, डेटाबेस का भी एक रूल होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ हम ना अपने पर्सनल लाइन में नोट कर ले रहे हैं कि भाई ये मैं एग्जाम के लिए नहीं, ये मैं कर रहा हूँ वाइवास के लिए, इंटरव्यूज के लिए। बिकॉज इंटरव्यूअर आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं पूछेगा, वो आपको डायरेक्ट बोलेगा भाई आपका क्या क्या एक्सपर्टीज है, आपने क्या क्या पढ़ा है 4 साल में। आप बोलोगे हाँ मैंने क्लाउड डेटाबेस पढ़ा है, मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ा है, मैंने जो है वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, मैंने जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा है। फिर सामने वाला क्या करे, अपने मन से एक फेवरेट टॉपिक लेगा भाई कंप्यूटर नेटवर्किंग, फिर वो डायरेक्ट पूछेगा भाई कंप्यूटर नेटवर्किंग में अगर आर्किटेक्चर होता है तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कौन सा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। या जब मैं डेटाबेस बना रहा हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट में, डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, प्राइमरी डेटाबेस हम किसको बना सकते हैं, बराबर। और उसमें डेटा स्ट्रक्चर जो है कौन सा लगेगा, सैचुरेटेड लगेगा, अनसैचुरेटेड लगेगा, स्ट्रक्चर लगेगा, नॉन स्ट्रक्चर लगेगा। तो वो टाइम पे ऐसे वाले नोट्स काम आते हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू के पहले 1200 पेज का बुक नहीं पढ़ के जाओगे, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट है, किसी टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो यू कैन ऑल्सो मेक अ पर्सनल डायरी और नोट्स जिसमें आप आपके टेक सब्जेक्ट, टेक ब्रांच वाले हैं, एआईडीएस वाले कोई है तो एआई से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, ओके। टेक ब्रांच नॉर्मली जो सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ, फर्स्ट में सी प्रोग्रामिंग है और फिर बाद में आप जाओगे सेकंड सेम में डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे। नॉर्मली सारी यूनिवर्सिटी में ये होता है, पाइथन हो जाएगा, ओके। पाइथन के अलावा जो है आपके डीबीएमएस आ जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट स्टडी, किसी किसी को एटी का सब्जेक्ट आता है, ऑटोमेशन थियरी, ओके। उसके अलावा जैसे मैंने बताया क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाएगा, किसी किसी को हडूप के बारे में कॉन्सेप्ट रहेगा, किसको नहीं रहेगा, ओके। डेटा ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ रहेगा, ओके, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर रहेगा, या किसी को कैसा रहता है आरडीएमएस रहता है, उसी के अंदर वो चीज कवर कर दिया जाता है। तो ऐसे हर एक सेम में 1 या 2 सब्जेक्ट आपको टेक से रिलेटेड मिलने वाले हैं, उसके लिए ये करना है, सब सब्जेक्ट के लिए नहीं करना है। ये आपको मैथ्स के लिए नहीं करना है, फिजिक्स के लिए नहीं करना है, केमिस्ट्री के लिए नहीं करना है, वर्कशॉप के लिए नहीं करना है, ओके, BEEE के लिए नहीं करना है। कोई इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है उसको BEEE के लिए करना है, कोई अगर मैकेनिकल सिविल का है तो उसको मैकेनिक्स के लिए वो करना पड़ेगा, जो मैंने ये बताया।
तो अपने अपने फील्ड से रिलेटेड आप ये वाला काम करोगे, ठीक है। देखो फ्यूचर में क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं, बट करोगे नहीं करोगे ये आपके ऊपर है। बट हाँ, ये नहीं करने के बाद, मेरे बताने के बाद भी आप नहीं करोगे तो भाई रिग्रेट तो जरूर करोगे कि भाई सर ने बताया था फिर भी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो दैट इज द थिंग गाइस। तो मैंने A to Z यहाँ पर जो मेन मुद्दा था वो मैंने बता दिया है। उसके अलावा अगर आपने पढ़ाई चालू नहीं की है दिसंबर के एंड में, तो जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में गारंटीड एग्जाम रखा हुआ है आपके लिए, फाइनल एग्जाम। उसके पहले आपका कॉलेज में 1 महीना नहीं होगा, 1 महीना नहीं होगा और 30वें दिन, मतलब 1 महीना कंप्लीट नहीं होगा और आपका यूटी एग्जाम होगा, फिर 1 महीना कंप्लीट नहीं होगा, UT2 होगा। तो ये माइंड में बिठा लो। तो आपको कॉलेज के भरोसे नहीं रहना है। कॉलेज अपना एक पढ़ा रहा है चलेगा, बट आप फ्री टाइम में अपने पेज से पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। कॉलेज में टॉपिक टच होंगे, जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे, बट उसको डीप में आपको करना रहता है, ठीक है। ओके, तो ये अपना चैनल है, जिसको नहीं मालूम है तो भाई क्यों नहीं मालूम है, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। और इसमें आपका मैकेनिक्स का 5-6 लेक्चर हो चुका है, यहाँ पर दिख रहा है 5 वीडियोस। मैकेनिक्स में भी 2 पार्ट होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक वाले पार्ट में 5 हो चुका है, डायनेमिक में 6 हो चुका है। मतलब मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर पहला 3 चैप्टर होता है स्टैटिक से रिलेटेड होता है, पहला दूसरा 3, 4, 5, 6 जो होगा वो डायनेमिक से रिलेटेड रहेगा। सब यूनिवर्सिटी में ये होता ही है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। फिर ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री फ्यूल मुंबई पुणे में है, आई थिंक शिवाजी में भी होगा। आप अपना अपना सिलेबस देख लो। फ्यूल एनर्जी रिसोर्स के नाम से भी हो सकता है, या तो फ्यूल या तो एनर्जी रिसोर्स या तो फ्यूल एंड कंबल्सन। ये चैप्टर अगर आपके नाम के आपके सिलेबस में है केमिस्ट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये पूरा पढ़ना है फ्यूल वाले से रिलेटेड। ओके, ये प्लेसमेंट से रिलेटेड हम इन लोग वीडियो कम दे रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। तो ये एक वाया ये देख लो। ओके, पाइथन के 3 लेक्चर हो चुके हैं और वीडियो आने वाले, सी प्रोग्रामिंग के 3 हो चुके हैं और आने वाले, ठीक है। फिर बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह आपको किसको मालूम नहीं है, मेरा सब यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट क्या वो देख लो। मैथ्स में हमने मैट्राइसिस कवर अप कर दिया है। ओके, मैट्राइसिस कवर अप करने के बाद सर ने सर कॉम्प्लेक्स नंबर चालू किया, और पुराने वाला जो चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी, उसमें सर ने पार्शियल डेरिवेटिव भी करा के रखा है। अगर किसको स्टार्टिंग में पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा तो वहां से कर सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का वीडियो सर का 50,000 के ऊपर स्टूडेंट देख चुके हैं। यहाँ पर मैट्राइसिस को करीब 25,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर स्टूडेंट देख चुके। समझ रहे हो? आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आप क्या मुहूर्त का वेट कर रहे हो? मुहूर्त आएगा मैं पढ़ाई चालू करूंगा? भाई वेट मत करो। कॉलेज 15 को चालू होगा तो क्या 15 को पढ़ने वाले हो? अभी से पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। देखो मेरी बातें थोड़ी, मेरी टोन थोड़ी सी हार्श हो सकती है, बट मैं आपके भले के लिए सब बता रहा हूँ, ठीक है। बिलीव मी दैट। ओके, और आपको मैंने इससे पहले भी एक वीडियो लिया है, वो भी देखो। और भी वीडियोस आएंगे गाइडेंस से रिलेटेड। आपको कौन से टॉपिक पे गाइडेंस वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियोस डेफिनेटली लेके आऊंगा। क्योंकि इंजीनियरिंग में अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग समस्याएं होती है, तो वो समस्या का सॉल्यूशन देना मेरा काम है। बाकी सारे टीचर्स तो आपको सब्जेक्ट का पढ़ा ही रहे, बट कोई ऐसा तो होना चाहिए जो आपको बड़े भाई की जैसा गाइड करे, ठीक है। तो आपके फीडबैक जरूर दो कमेंट में, और मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।